सीएसएस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। और इसकी वजह यह है क्योंकि करंट अफेयर्स का जो डाटा है, जो सब्सटेंस है, दैट इज क्वाइट रिलेटेबल विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, जब आप इस्लामियात की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ इस्लामियात की तैयारी करते हैं। जब आप यूएस हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो सिर्फ यूएस हिस्ट्री ही तैयार होती है। जबकि इन केस ऑफ करंट अफेयर्स, when you are getting prepared for current affairs, you are actually getting prepared for an essay as well। और वही डाटा, करंट अफेयर्स बेस्ड डाटा जो है, वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी रिलेट किया जा सकता है। और करंट अफेयर्स में जो स्टेटिस्टिकल डाटा तैयार किया जाता है, यानी रिपोर्ट्स, फैक्ट, फिगर्स, इस तरह की चीजें तैयार की जाती हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी रिलेटेबल हैं। वो एज अ हेल्पिंग मटेरियल बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई की जा सकती हैं। इसी बेसिस पे, इसी कैलकुलेशन की बेसिस पे आमतौर पे कहा जाता है कि करंट अफेयर्स जो सब्जेक्ट है, दैट इज नॉट रियली अ सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। इसके टोटल जो मार्क्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीएसएस एग्जामिनेशन, वो 300 टू 400 मार्क्स बनते हैं। और इसी बेसिस पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग सीएसएस के लिए करंट अफेयर्स बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। और सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, करंट अफेयर्स को इस तरह से कैसे तैयार किया जा सकता है कि आपका एसए भी अपकमिंग सीएसएस में पास हो और पाकिस्तान अफेयर्स में भी काफी ज्यादा आपको हेल्प मिले। एग्जाम सीएसएस हो या कोई और एग्जाम हो, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। यानी जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, जिस कंपटीशन में आपने बैठना है, उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर को सामने रख के ही आप उसको सही तरीके से क्रैक कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी बेसिस पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि करंट अफेयर्स है क्या, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और उस बेसिस पे हमारे पास एक बेस्ट पॉसिबल वे में जो एक शॉर्ट कंसाइज डेफिनेशन फॉर करंट अफेयर्स हो सकती है, वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज करंट अफेयर्स इन सीएसएस, और उसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज करंट अफेयर्स आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स अकरिंग इन द प्रेजेंट। फोकस कीजिएगा, प्रेजेंट के ऊपर बात हो रही है कि जो इवेंट्स, जो मामलात आज के चल रहे हैं, आजकल चल रहे हैं, राइट नाउ एज वी स्पीक चल रहे हैं, वो करंट अफेयर्स कहलाते हैं। वो सोशल भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल नेचर के भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, डिफेंस भी हो सकते हैं, स्ट्रेटजी बेसिस पे हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे भी हो सकते हैं। यानी वो सारे इवेंट्स जो कि करंट सिनेरियो में चल रहे हैं, वो सारी चीजें करंट अफेयर्स कहलाती हैं। अब करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट को अगर हम सामने रखें तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि रोजाना की बेसिस पे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। सूडान के अंदर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, यूएसए का ईरान के अगेंस्ट क्रैक डाउन करना है, और उसके अलावा मल्टीपल चीजें चल रही हैं। ब्राजील के अंदर डिफॉरेस्टेशन है, पाकिस्तान इंडिया जो रिलेशंस हैं वो ट्रबल्ड हैं, और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कुछ हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत कुछ हो रहा है। तो उस बेसिस पे क्या ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है? दुनिया के अंदर एट एनी गिवन टाइम तो बहुत कुछ हो रहा होता है। क्या हर उस चीज को करने की जरूरत है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ उन चीजों को तैयार करने की जरूरत है जो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती हैं या जिसका नेट इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है। यानी यहां पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल को सामने अगर रखें तो एग्जांपल हमारे सामने क्या है कि यूएसए ने क्रैकडाउन किया वेनेजुएला के साथ, वेनेजुएला के अगेंस्ट, और दूसरी जो एग्जांपल है वो यूएसए की वॉर अगेंस्ट ईरान। तो यूएसए का क्रैकडाउन करना अगेंस्ट वेनेजुएला, मदुरो को उठा के किडनैप करके अपने मुल्क में लेके आना, क्या इसका कोई ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं? द आंसर इज नो। क्या इसके रीजनल इंप्लीकेशंस हैं? द आंसर इज नो। हाँ, साउथ अमेरिकन इंप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऐसा चीज इसके इंप्लीकेशंस नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इसकी इंप्लीकेशन है, जिसकी बेसिस पे ये जो इवेंट है वो आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, अपकमिंग सीएसएस 2027 करंट अफेयर्स, वो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे इवेंट्स, ऐसी डेवलपमेंट्स जो कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती हैं, पाकिस्तानी रीजन को यानी साउथ एशिया को इन्वॉल्व करती हैं, या पूरी दुनिया के ऊपर उसकी इंप्लीकेशंस है, रादर देन एनी वन कंट्री और सिंगल कंट्री के ऊपर उसकी इंप्लीकेशंस की बजाय पूरी दुनिया के ऊपर उसकी इंप्लीकेशंस है, देन वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड इंपैक्ट है। अब दूसरे सिनारियो में यूएसए की वॉर अगेंस्ट ईरान, यूएसए की वॉर अगेंस्ट ईरान के केस में उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है, पूरे साउथ एशिया के ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है, डिमांड एंड सप्लाई चेन से डिसरप्शन है, और उसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है उसकी भी बात की जा रही है आजकल। तो इस बेसिस पे एक इवेंट जिसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है, हमारे रीजन के ऊपर है, साउथ एशिया के ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर है,
दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हर उस चीज को करने की जरूरत नहीं होती जो रोजाना हो रही होती है, बल्कि हर उस चीज को करने की जरूरत है दैट इन्वॉल्व्स पाकिस्तान, दैट इन्वॉल्व साउथ एशिया, दैट इन्वॉल्व्स होल हेल ऑफ अ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर जिसके इंप्लीकेशंस हो। तो ये है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नेचर। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब बारी है सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने की। और सेकंड क्वेश्चन है कि किन चीजों को एक दिन में पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, किन चीजों को हमने स्टडी करना है, रीड करना है, किन चीजों को हमने स्किप करना है। तो उस बेसिस पे आपके पास आपको एक मैं पैरामीटर बताना चाहता हूं, और वो ये है कि हर उस चीज को अवॉइड कीजिए जिसके कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है, हर उस चीज को पढ़िए जिसके कंसिक्वेंसेस हैं। यानी कंसिक्वेंशियल जो डाटा है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड डाटा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, उसमें जो फर्स्ट पेज है न्यूज़पेपर का, उसमें जी कहा गया है कि फला पॉलिटिशियन ने कहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पाकिस्तान को जो है वो रिफॉर्म कर देंगे, पाकिस्तान बेहतरीन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब ये सिर्फ न्यूज है, बात है, एक पॉलिटिकल एक नैरेटिव है, और इसके अलावा कोई भी इसकी सच सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है कि 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इसराइल ने अटैक किया ईरान पे। अब ये एक एक्शन है जिसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ कंसीक्वेंसेस भी सामने आएंगे, इंप्लीकेशंस भी सामने आएंगे। तो इस पॉइंट को आपको पढ़ने की जरूरत है। जो पॉलिटिकल न्यूज है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसको अंडरस्टैंड करने की आपको या एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल सी बात, उन चीजों को बॉदर कीजिए, उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए जिनका जो रिजल्ट है वो जिनका एक पर्टिकुलर रिजल्ट हो सकता है, जो कंसीक्वेंशियल एक्शंस हो सकते हैं, यानी ऐसे एक्शंस जिनके रिजल्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्लान किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल इमरजेंसी लेके आना चाह रहे हैं, या इमरजेंसी उन्होंने एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी है, और उस बेसिस पे उन्होंने 10 पॉइंट्स भी बता दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। अब दिस इज अ पॉलिसी, ये पॉलिसी है, एक एक्शन है जिसके रिजल्ट में इसके कंसीक्वेंसेस भी आएंगे। दूसरा केस क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहती है जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लेके आएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज रिफॉर्म कर देंगे। तो ये चीज जो है वो न्यूज है, सिर्फ खबर है, इसको अवॉइड कीजिए। जो पहले वाली बात थी, यानी पॉलिसी मेजर्स, जो 10 पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं, जो सर्टेन सब्सटेंस डाटा आपके सामने आ चुका है, यानी कंसीक्वेंशियल डाटा आ चुका है, रिजल्ट ओरिएंटेड डाटा आ चुका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, सीएसएस करंट अफेयर्स। Then there comes third question, which says कि कितने साल का डाटा आपके पास होना चाहिए in order to prepare current affairs for upcoming year। अगर आप CSS 2027 के एप्लीकेंट हैं तो उस सिनारियो में आपके पास 2025 का और 2026 का जो सब्सटेंशियल डाटा है, जो एक सॉलिड डाटा है, उसके ऊपर आपकी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इन 2 years से रिलेटेड डाटा आपके पास और रिपोर्ट्स, फैक्ट फिगर्स जो है, यानी हेल्पिंग डाटा भी आपके पास होना चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन है वो पुराना होता है, यानी 2022 का, 2023 का, 2024 का भी हो सकता है, लेकिन वो 2027 में भी पूछा जा रहा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इशू है वो स्टिल कंटिन्यूड है इन ईयर्स में, यानी 2025 में, 2026 में। अब इस पे मैं अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या अपकमिंग सीएसएस में पैलेस्टाइन इशू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द आंसर इज यस, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल 2026 में, प्रीवियस ईयर 2025 में उसके ऊपर, यानी पैलेस्टाइन इशू के ऊपर अच्छी खासी डेवलपमेंट्स मौजूद हैं। हाँ, वो टॉपिक्स जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, जो बिल्कुल ही जिनके ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स नहीं है, पिछले 3-4 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं आई और इन 2 सालों में भी कोई उनके ऊपर बात नहीं हो रही, तो चांसेस यही हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाईली अनलाइकली है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के रिलेशंस विद एनी कंट्री, विद सेंट्रल एशिया, क्योंकि वो जो रिलेशंस है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के रिलेशंस विद ईरान इंपॉर्टेंट है, आज विद रिस्पेक्ट टू केएसए इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेसिस पे हाई चांसेस हैं कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू ईरान और केएसए पूछे जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया, जहां पे कोई डेवलपमेंट रीसेंट ईयर्स में मौजूद नहीं है। तो ये 2025 का, 2026 का डाटा जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2027 करंट अफेयर्स पेपर। Here comes the most asked question in CSS। क्या करंट अफेयर्स की तैयारी आखिरी 2 महीनों में करनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स है वो तब तक आ चुकी होती हैं, तो उस बेसिस पे आखिरी 2 महीनों में ही तैयारी करनी चाहिए। ये सबसे ही फजूल अप्रोच है, ये सबसे ज्यादा इमैच्योर अप्रोच है। क्या ऐसा किया जा सकता है? इसका सीधा सीधा आंसर जो है दैट इज नो।
उसकी वजह, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। आज आपने एक चीज पढ़ी, उसके बाद नेक्स्ट आपने एक चीज पढ़ी, कल आपने एक और चीज उसके ऊपर पढ़ी, विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स और न्यूज व्हाटएवर। उस तरीके से आपके दिमाग में जो टॉपिक है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। उसी ग्रोथ को हम एनालिसिस कहते हैं, जो कि आपने पेपर में जाके एक्चुअली में मैनिफेस्ट करना है। आखिरी 2 महीनों में इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं तैयार कर पाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में जो इस तरह से तैयार किए जा सकते हैं, जिसके ऊपर जो स्टैटिक नेचर के टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज हैं, जैसा कि ओवर पॉपुलेशन है, तो उसके क्या कॉजेस हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो एंड पे भी प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट टॉपिक्स लाइक क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट? क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 1979 का रेवोल्यूशन। उसके लिए आपको फिर समझना पड़ेगा 1979 के रेवोल्यूशन के लिए आपको रजा शाह पहलवी की डिक्टेटरशिप का आइडिया होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे जो टॉपिक है वो ऐसे ऐसे ग्रो करता है आपके दिमाग में। ईरान का आज का बिहेवियर समझने के लिए आपको काफी अरसा पीछे जाना पड़ेगा, जब उसने अपने आर्म्ड मिलिशियाज बनाए, जिसकी बेसिस पे आपके लिए जरूरी है कि करंट अफेयर्स को आप ऐसा ऐसा ग्रो करें। यानी 28 फरवरी 2026 को ईरान और ईरान के ऊपर अटैक होते हैं इसराइल और यूएसए की तरफ से। उसका फिर नेट इंपैक्ट क्या था, फिर ईरान का क्या बिहेवियर था, फिर यूएसए का क्या रिस्पॉन्स था, फिर डील आज तक कहां तक पहुंची। जब आप इसको रूटीन बेसिस पे स्टेप वाइज मैनर में करते हो तो आपका जो डाटा है वो ज्यादा मैच्योर होता है, और इसी डाटा की बेसिस पे आपके दिमाग में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती है, रादर देन उस बंदे के जो एंड पे बैठ के आखिरी 2 महीनों में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीनों में हैपहैजर्ड सी अप्रोच को सामने रखते हुए जल्दी से चीजों को कवर करने की कोशिश करेगा। और आई डोंट थिंक सो कि उससे वो चीजें हो पाएंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स रिलेटेबल है विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो उस सिनेरियो में इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो एक इन्फॉर्म्ड मैच्योरिटी है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो इससे रिलेटेबल है उसमें भी आप लोग एक्सेल कर सके। अब एक और अहम सवाल कि सीएसएस में करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों कंसीडर किया जाता है, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिहाज से ये कैसे हेल्प आउट कर सकता है आप लोगों को। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि आप जब इस्लामियात को प्रिपेयर करते हैं, आप सिर्फ इस्लामियात को प्रिपेयर करते हैं। जब आप करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं तो आप करंट अफेयर्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी तैयार कर रहे होते हो, क्योंकि इसका डाटा रिलेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीएसएस 2026 का अगर आप पास पेपर देखें, एसए का 2025 का पास पेपर देखें एसए का, तो आप उसमें देखेंगे कि मल्टीपल जो एसेज है वो एक्चुअली में करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से ही लिए गए हैं, या करंट अफेयर्स बेस्ड डाटा जो है वो उसमें अप्लाई किया जा सकता है उन एसेज को पास करने के लिए। यही सेम अप्रोच है पाकिस्तान अफेयर्स में भी। तो इसी बेसिस पे करंट अफेयर्स आपका जितना अच्छा होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके एसए पास होने के, और उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके पाकिस्तान अफेयर्स को में अच्छा स्कोर करने के। और इसके साथ साथ जो एडिशनल डाटा होता है करंट अफेयर्स में, यानी फैक्ट फिगर्स जो हैं और रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और इनके रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें जो है वो रिलेटेबल है बाकी सब्जेक्ट्स में। बाकी सब्जेक्ट्स में एज अ हेल्पिंग मटेरियल ये सारी चीजें जो है वहां पे काम कर सकती हैं। डू यू रियली नीड टू रीड अ न्यूज़पेपर? इसका अगर सीधा सीधा आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, 100% यस। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स में अपडेटेड रखने के लिए अपने आप को, आपके लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और करंट अफेयर्स इटसेल्फ एक तो सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, और उसके अलावा ये रिलेटेबल है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान अफेयर्स एंड एसए एज वेल, और बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्पिंग मटेरियल ये प्रोवाइड कर सकता है। तो उस सिनेरियो में अपने आप को अपडेटेड रखना, कौन सी डोमेन्स आज इंपॉर्टेंट हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ही आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। रिपोर्ट्स, फैक्ट फिगर्स भी आप लोग जो है वो उसको भी आप कंपाइल कर लेते हैं एक जगह पे, और उसके अलावा बाकी भी 10 चीजें आपको पता चल जाती हैं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास कोई और चांस ही नहीं है कि आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। तो उसके लिए डॉन न्यूज और अल जजीरा न्यूज जो है उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, ताकि आप करंट अफेयर्स को अपडेटेड बेसिस पे एनालाइज कर सकें। और यही सब्जेक्ट है जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको कल को हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। एक और अहम सवाल, क्या सोर्सेज हो सकते हैं करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि एक गाइड बुक आपके पास होनी चाहिए। गाइड बुक टू द पॉइंट करंट अफेयर्स बाय वसीम रियाज इज अ गुड बुक।
उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अलावा डॉन न्यूज़ को रोज़ाना की बेसिस पे पढ़िए ताकि आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। और उसके अलावा आप जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तैयारी भी कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो उस सिनेरियो में इकोनॉमिक क्राइसिस को आप सबसे पहले तो उसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस आउटलाइन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उस सिनेरियो में आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और खास तौर पे आजकल के इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बेस्ड दौर में आपके पास मल्टीपल जो है वो और भी सोर्सेज हैं, यानी एआई मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। तो सोर्सेज जो है वो मैं नहीं समझता कि एक पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए आप सब स्टूडेंट्स के लिए। हर बंदे की तबीयत के हिसाब से सोर्स भी डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों को वीडियो देख के ज्यादा अच्छे से बात समझ आती है, कुछ लोगों को डाटा को रीड करके अच्छे से बात समझ आती है। तो सोर्सेज इसके डाइवर्स हैं। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप एआई मॉडल्स को भी यूज कर सकते हैं, आप वो जो मैंने बुक बताई है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सर्टेन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को भी पढ़ के आप अपनी चीजें जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, क्या नोट्स मेकिंग करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स? सीधा आंसर यस, की जा सकती है, कोई कंपल्जन नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी बात है। नोट्स मेकिंग करने के लिए, नोट्स मेकिंग करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप उन नोट्स का पर्पस समझें। काफी सारे लोग देखा देखी में नोट्स बनाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता नोट्स मेकिंग का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल नोट्स बनाए जाते हैं जब भी डाटा आप स्टडी कर रहे होते हो, तो डाटा स्कैटर्ड होता है। कोई चीज आपने एक बुक से पढ़ी, कोई चीज आपने वेबसाइट से पढ़ी, किसी चीज को आपने न्यूज़पेपर से देखा, किसी और चीज को आपने एआई किसी मॉडल से पढ़ा। तो उस बेसिस पे आप क्या करते हैं कि कल को जब आप दोबारा से रिवाइज करें तो सारे सोर्सेज आपको ना खोलने पड़े, उन सारी चीजों से, सारे सोर्सेज से आप डाटा उठा के एक ही जगह पे आप जो है वो कंपाइल कर देते हो। इस चीज को हम कहते हैं नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग करनी चाहिए, लेकिन नोट्स मेकिंग इस तरह से करनी चाहिए कि आप नोट्स मेकिंग का पर्पस जो है वो फुलफिल करें। काफी सारे लोग किताब से डाटा उठा के लिख लेते हैं, जी ये मेरे नोट्स हैं, तो इसका क्या फायदा हुआ? किताब के अंदर वही बात है जो आपके नोट्स के अंदर बात है, तो उससे बेटर वही किताब से पढ़ लीजिए, इसका क्या फायदा था? तो पॉइंट इज कि जब हमारे पास डाटा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सोर्सेज होते हैं, तो वहां से हम डाटा उठा के कंपाइल करते हैं। नोट्स इस तरह से बनाए जाते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए? यस, आप बना सकते हैं, अच्छी बात है अगर बना लेंगे। डाटा एक ही जगह पे कंपाइल कर लेंगे तो उसको रिवाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब नोट्स किस फॉर्म में होने चाहिए? हैंड रिटन होने चाहिए या डिजिटल होने चाहिए? मैं हमेशा प्रेफर करता हूं स्मार्ट वर्क को, कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कि एफर्ट करें वो भी इन द राइट डायरेक्शन। एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा सारा दिन जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है और 2 दिन लगा के फिर उसके नोट्स बनाता है, उससे ज्यादा बेटर फिर ये था कि एक और स्टूडेंट जल्दी से चीजों को रिसर्च करके उसके डिजिटल नोट्स बना लेता है और बाद में उन्हीं को पढ़ता रहता है, उनका प्रिंट निकाल के। तो स्मार्ट काम कीजिए ताकि आप लोग जो है अपना टाइम भी बचा सके और एफर्ट आप सही डायरेक्शन में लगा सके। एफर्ट्स नोट्स मेकिंग में ना लगाइए, नोट्स को प्रिपेयर करके, उनको नोट्स को तैयार करके उनके बाद उसको पढ़ने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो एफर्ट कीजिए, वो ज्यादा सही डायरेक्शन होगी। एक स्टूडेंट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 दिन 4 दिन लगाता है एक टॉपिक के नोट्स बनाने में। दूसरा जो स्टूडेंट है वो इनफैक्ट एआई से हेल्प लेते हुए नोट्स बनाता है और वो 10 से 15 मिनट में, चले मैक्सिमम 1 घंटे में नोट्स बना लेता है। तो वो ज्यादा नोट्स बेटर भी है, एफिशिएंट भी है, सारे के सारी डोमेन्स भी उसमें कवर्ड है। तो इस बेसिस पे वो नोट्स जो है वो ज्यादा आइडियल है। तो नोट्स बनाइए टाइम बचा के, नोट्स बनाइए ऑर्गेनाइज किस्म के, नोट्स ज्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए क्योंकि कल को आप लोगों ने रिवाइज करना है, और डिजिटल नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। तो ये एक तरीकाकार हो सकता है नोट्स बनाने का। तो इस तरीकाकार को फॉलो कीजिए अपने नोट्स बनाने में। एक दिन में करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना चाहिए? आपकी जो अप्रोच है वो कभी भी रोबोटिक नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। कभी भी ये ना सोचे कि 1 घंटा 2 घंटे मैंने देने हैं और इसी तरह से मैंने 2 घंटे रोजाना देने हैं और उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं, इस तरह से कोई भी चीज नहीं चलती। हमेशा रियलिस्टिकली चीजों को देखें। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं तो आपके न्यूज़पेपर में कभी आपका न्यूज़पेपर आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, कभी 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि कभी
कभार न्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, सीएसएस करंट अफेयर किसी दिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो डिपेंड करता है ये जो है वो डिपेंड करता है किसी भी एट एनी गिवन डे जो डाटा है उसकी नेचर क्या है। तो वैसे तो ये सारी चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि ईयर का कौन सा टाइम चल रहा है। यानी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप रोजाना एक क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। एक क्वेश्चन प्रिपरेशन में आपके 3 से 4 घंटे लगने चाहिए अलॉन्ग विद नोट्स मेकिंग। और अगर आप न्यूज़पेपर के लिए टाइम जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर और 60 मिनट, 60 to 70 मिनट्स अगर आप लगा रहे हैं तो ये सही टाइम है। अगर आप इससे भी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो इट मींस आप फिर अननेसेसरी चीजें भी पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सीएसएस। तो वैसे तो ये सारी चीजें रियलिस्टिकली देखें तो ये चीजें वेरी करती हैं। किसी दिन आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, किसी दिन पढ़ते हैं आप 2 घंटे लगा देते हैं। तो आप रोजाना की बेसिस पे बस इसको चलाते रहिए। आप रोजाना की बेसिस पे अपने आप को अपडेटेड रखिए। चाहे कभी कभार आपको 1 घंटा लगाना पड़े, कभी कभार आपको 1.5 घंटा लगाना पड़े, तो इट डज नॉट रियली मैटर। बस रोजाना की बेसिस पे जो चीजें चल रही हैं और अगर वो टोटली रिलेटेड है आपके सिलेबस से तो आप उनको अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कीजिए, जिसकी बेसिस पे आप अपने सिलेबस को अपडेट भी कर सकते हैं। आई मीन सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें चलनी चाहिए। करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में आपके पास कितने फैक्ट फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए? अब इसका आंसर भी जो है वो रोबोटिक नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी नेचुरल एंड रियलिस्टिक। कि हर एक पर्टिकुलर जो हेडिंग है उसके नीचे आप एक पैराग्राफ मेंशन करते हैं और उस पैराग्राफ में एटलीस्ट एक जो फैक्ट और फिगर है वो मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड है क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन नहीं है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन सी है, एटलीस्ट आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां पे मेंशन करनी चाहिए। दूसरे केस में आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है वो बर्डन्ड है। कौन सी ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है जो बर्डन्ड है, एटलीस्ट एक एग्जांपल जो है वो आपको देनी चाहिए। इस तरह से अपनी बात को जो आपका क्लेम है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पास एक फैक्ट फिगर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी हेडिंग। फॉर एग्जांपल, आप मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी मच प्रोन टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, फिर आपके पास फ्लड्स की जो है वो एटलीस्ट एक फैक्ट और फिगर होना चाहिए। तो हर एक एक टॉपिक में डिफरेंट उसकी चीजें होती हैं, हर एक एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट आपके पास एक फैक्ट और फिगर जो है वो होना चाहिए। कोशिश कीजिए जो एक फैक्ट और फिगर होगा वो 2025 या 26 से रिलेटेबल हो, रेलेवेंट हो, इन्हीं 2 ईयर्स से हो। अगर इन 2 ईयर्स का आपको नहीं भी मिलता और प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाता है तो फिर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के केस में काफी सारी चीजें 2022 वाली, 23 वाली, 24 वाली स्टिल रेलेवेंट है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। Here comes the most important question कि करंट अफेयर्स में एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। एनालिटिकल स्किल्स आर दो स्किल्स जो कि आपको अलाउ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर आप अपना एनालिसिस प्रेजेंट कर सकें। और आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस आप तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को या सिचुएशन को आप उसकी कोर तक जानते हैं, उसकी गहराई तक जानते हैं, उसकी डेप्थ तक जानते हैं। यानी आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस पे तभी पॉसिबल है जब आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रू लेटरेंट स्पिरिट में और डाइवर्सिफाइड ग्राउंड्स पे आप उसको समझते हो, डाइवर्स ग्राउंड्स पे आप उसको समझते हो। तो उस बेसिस पे आपके लिए जरूरी है कि जब भी आप किसी टॉपिक की प्रिपरेशन करें, कोई भी टॉपिक हो, पाकिस्तान के अंदर ओवर पॉपुलेशन हो, तो उसके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप डिस्कस करें, including its implications with respect to Pakistani economy, Pakistani stability, और overall even regional level पे भी आप उसको अंडरस्टैंड करें। फिर जाके ये चीज, ये डाटा आपको अलाउ करेगा कि आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस प्रेजेंट कर सके। और एनालिसिस तब स्ट्रांग होता है जब आप बार बार उसको प्रेजेंट करते हैं, और बार बार प्रेजेंट करने का मकसद यहाँ पे ये है जब बार बार आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू, यू आर नॉट रियली क्लियर अबाउट इट एट फर्स्ट पॉइंट और एट फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन जब आप दोबारा करते हैं वो डाटा भी ज्यादा बेटर होता है और आप उसके बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हो। तो उस सिनेरियो में क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करने के लिए, एनालिटिकल स्किल्स को अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए आपके पास 2 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, डाइवर्स डाटा।
अबाउट द टॉपिक जो भी है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस बिल्ड करना है, डाइवर्स डाटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, आपने उसकी ऑलरेडी ओरल वे में यानी बोल के या फिर लिख के बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस की हो, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, फिर जाके आपके लिए बहुत ईजी होगा उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करना। क्या करंट अफेयर्स में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स को मेंशन किया जा सकता है? द आंसर इज यस। कोई भी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हो, यूनाइटेड नेशन सब्सिडरी ऑर्गन्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उनको एज अ रेफरेंस यूज किया जा सकता है अपनी बात को, अपने पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। जब भी आप बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान इज वेरी मच प्रोन टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, तो उस सिनेरियो में अगर यूनाइटेड नेशंस की कोई रेलेवेंट वो है रिपोर्ट है, तो उस सिनेरियो में आप उस रेलेवेंट रिपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ 3 नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि क्रेडिबल है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको आप यूज कर सकते हो एज अ रेफरेंस इन योर करंट अफेयर्स पेपर। और वीडियो के आखिर में आखिरी येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये है कि करंट अफेयर्स सीएसएस में स्टूडेंट्स कौन कौन सी मिस्टेक्स करके आते हैं और उनको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक, जिसको मैं मिस्टेक नहीं ब्लंडर कहूंगा, वो ये है कि जो चीज उनसे पूछी गई है उसको डायरेक्टली आंसर करने की बजाय उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले वो चले जाएंगे। यानी उनसे अगर पूछा गया है एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो 2004 और 2006 को लेके बैठ जाएंगे, हालांकि क्वेश्चन जो है वो आज के सिनेरियो से पूछा गया था, वो आज की बात उनसे पूछी गई थी। तो इस तरह की मिस्टेक्स करके आते हैं, यानी जो चीज उनसे पूछी जाए उसको आंसर करने के बजाय दाएं बाएं जो है वो गपशप में वो टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे, जिसके फिर उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो हमेशा रेलेवेंट आंसर्स लिखिए। जो चीज आज की पूछी गई है तो उसको आज के सिनेरियो से ही आप डिस्कस कीजिए। अगर आपसे पूछा गया है कि रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ 2022 से ऑनवर्ड, इसके क्या रीजंस है, तो आपको 1947 में जाने की जरूरत नहीं है, 1979 में आपको जाने की जरूरत नहीं है, 2001 में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे जब कहा गया है कि 2022 से ऑनवर्ड आप चलिए, जब से रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ है, तो इस सिनेरियो में रेलेवेंट डाटा जो है वो रेलेवेंसेस की, अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं, क्रेडिट आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो रेलेवेंस को इंश्योर कीजिए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि स्टूडेंट ज्योग्राफिकल इलस्ट्रेशंस करके आते हैं, या तो वो गलत होती हैं या फिर वो फॉल्टी होती हैं। पाकिस्तान का मैप बना के आएंगे, खाली मैप होगा, बिल्कुल खाली मैप होगा। यानी पाकिस्तान का क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के अंदर ओवर पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उनका जो आंसर होगा वो पाकिस्तान का खाली मैप बना के आ जाएंगे, जी पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये केपी है, ये कश्मीर है और ये ओवरऑल पाकिस्तान है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मैप है वो टॉपिक के बारे में कुछ बता रहा हूं। खाली मैप जो है वो खाली ग्राफिकल इलस्ट्रेशन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आमतौर पे एक लाइन अटैच की जाती है कि मैप मस्ट बी टेलिंग समथिंग, मैप कुछ ना कुछ बताना चाहिए, मैप के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए अबाउट द टॉपिक। जबकि स्टूडेंट जो है वो खाली मैप बना के आ जाते हैं, गलत मैप बनाते हैं, डायरेक्शंस गलत बना देते हैं। तो इस बेसिस पे भी आमतौर पे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। और उसके अलावा रेफरेंसेस नहीं देते। रेफरेंस आप लोग दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं आते, आपको ये नहीं पता कि ये जो रिपोर्ट है ये UNFCCC की है या UNFAO की है, तो फिर आप सिंपल यूएन यूनाइटेड नेशंस का नाम लेके आप वो रिपोर्ट वहां पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट रेफरेंसेस दीजिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट करके आते हैं, जिसकी बेसिस पे जो है वो उनके मार्क्स नहीं आते। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेन मिस्टेक है, जो सबसे बड़ा ब्लेंडर है, वो ये भी है कि स्टूडेंट्स आमतौर पे तैयारी भी नहीं करके जाते और वो वहां पे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बेसिस पे उनके आंसर्स भी एज सच अच्छे नहीं होते, इमेच्योर आंसर्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे फिर अच्छे मार्क्स नहीं आते। और वीडियो के आखिर में सबसे अहम सवाल कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर CSS 2027, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है और हमसे स्किप हो गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।